एक मिनट और 4 तो 6 लोग आ गए, 3-4 लोग, 4-5 लोग और बाकी आ गए। ओके ओके ओके, स्टार्ट, ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीएच जो नॉर्मल रेंज होता है वो 7.35 टू 7.40, सॉरी 45, 7.35 टू 7.45। तो ऐसा नहीं है जिसमें 7.35 बोला उसके लिए 7.40 एबनॉर्मल है, और जिसने 7.40 बोला उसके लिए 7.45 या 7.35 नॉर्मल एबनॉर्मल है। So 7.35 to 7.45 is the normal range. इसमें अगर pH घटता है तो ये एसिडोसिस को इंडिकेट करता है, pH बढ़ता है तो ये अल्कोलोसिस को इंडिकेट करता है। उसी तरह बाइकार्ब जो है वो बाइकार्ब नॉर्मली 18 to 24, नॉर्मली बाइकार्ब यानी HCO3 ये नॉर्मली 18 to 24 होता है। अगर ये घटेगा मतलब एसिडोसिस हो सकता है, वहीं अगर ये बढ़ता है तो एल्कोलोसिस। ये घटता है तो एसिडोसिस और बढ़ता है तो एल्कोलोसिस। इसके अलावा एबीजी में 3 चीजें और देखते हैं। पहली चीज PaO2, दूसरा PaCO2 एंड तीसरा SpO2। तो नॉर्मली PaO2 किसी को पता है कितना होता है PaO2 नॉर्मली? एनीबॉडी? हाँ, ओके, चलो। PaO2 नॉर्मली 80 to 110 mmH2O। PaO2 80 to 110 mmH2O। वहीं PaCO2 30 to 60 mmH2O, 30 to 60 mmH2O। वहीं SpO2 more than 95%, SpO2 more than 95%। ठीक है, तो ये अगर PaO2 नॉर्मल कंडीशन में मतलब अगर किसी तरह का कोई ये नहीं है, चाहे वो रिस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो नॉर्मली एसिडोसिस के कंडीशन में PaO2 घटता है और PCO2 बढ़ता है। एसिडोसिस के कंडीशन में नॉर्मली PaO2 घटता है और PCO2 बढ़ता है। PaCO2 बढ़ता है। वहीं अल्कोलोसिस के केसेस में PaO2 बढ़ता है एंड PaCO2 घटता है। तो अकॉर्डिंग टू द एबीजी रिपोर्ट हम मरीज को हमें
इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ सकता है, और फिर या तो हमें सीपैप या बाईपैप पे लेना पड़ सकता है। हमें इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर के कंट्रोल मोड पे भी लेना पड़ सकता है, अदरवाइज सीपैप या बाईपैप पे भी लेना पड़ सकता है। सीपैप, CPAP पैप, BI बाई PAP पैप, सीपैप या बाईपैप पे भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, अब अगर कोई CNS कॉम्प्लिकेशन है तो वैसी सूरत में CNS कॉम्प्लिकेशन के सूरत में सीधे सीधी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ही BIPAP, एक ही वर्ड है, BYPAP नहीं, BIPAP। बाई मीन्स दो, वो बाई के मानी किसी के जरिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर CNS कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो वैसी सूरत में हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अलावा दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। यस, वहीं एक्यूट स्प्लेनिक सेक्वेस्ट्रेशन भी हो रहा है तो भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ही देंगे। एक्यूट स्प्लेनिक सेक्वेस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो वैसी सूरत में भी सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफ्यूज ही कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर किसी का रेटिनल लीजन आया है तो इसमें दो चीजें करेंगे। एक, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तो करना ही है, दूसरा लेजर सर्जरी या नॉर्मल सर्जरी से हम ऑप्थेल्मिक फॉलोअप लेंगे। लेजर सर्जरी करेंगे और ऑप्थेल्मिक फॉलोअप लेंगे। रेटिनल लीजन यानी रेटिनल हेमरेज हुआ है, वैसी सूरत में वहीं पेरीएपिज्म है, और तो उसको फर्स्ट 24 आवर ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो वापस से एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एपिज्म, ओके। उसके बाद वहीं अगर ए प्लास्टिक क्राइसिस हो रहा है, ए प्लास्टिक क्राइसिस के कंडीशन में हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर ये 24 आवर में रिजॉल्व नहीं होता है, वैसी सूरत में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये सब हो गया। ठीक है, ये सब ओके। तो पेरीएपिज्म के कंडीशन में एसेस करेंगे 24 आवर। अगर 24 आवर में रिजॉल्व नहीं होता है तो वैसी सूरत में हम क्या करेंगे कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। वैसे ये भूल गया, पेरीएपिज्म कहते किसको है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? prolonged erection of the penis, prolonged erection of the penis without sexual arousal, यानी किसी तरह का सेक्सुअल डिजायर नहीं रहेगा या सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा और वो लगातार पेनिस इरेक्ट रहेगा, उसको पेरीएपिज्म कहते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। ए प्लास्टिक क्राइसिस। अगर ये प्लास्टिक क्राइसिस है तो उसमें हम हेमाटोक्रिट लेवल चेक करते हैं। अगर 18 से 20% तक रहता है तो फिर जो है ये ऑटोमेटिकली 7 से 10 दिन में रिजॉल्व कर जाता है। अगर 18 से 20% रहता है तो ऑटोमेटिकली ये 7 से 10 दिनों में रिजॉल्व कर जाता है। वहीं अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर वापस से हमें ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, वापस से हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी। अब कुछ ऐसी ड्रग्स है जिसको जो कि इसके लिए इसके सॉरी क्या कहते हैं सिकलिंग को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए वो कम हो जाता है सिकलिंग। तो इसको एंटी सिकलिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, एंटी सिकलिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी यूरिया, अगर फीटस में है ऐसा तो हम वेट एंड वॉच करके हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग्स दे सकते हैं। ये HbF को यानी हीमोग्लोबिन फीटस का जो टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होता है उसको 14 से 15% तक बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से सिकलिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज सिकलिंग को इनहिबिट किया हुआ है तो जो HB का ये हो रहा है वो 14 से 15% आ जाता है, ठीक है। थर्ड, ब्यूटेरेट कंपाउंड, सॉरी सेकंड, ब्यूटेरेट कंपाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटेरेट कंपाउंड ये भी HbF को इंक्रीज करता है, ये भी HbF को इंक्रीज करता है। फोर्थ, डेसिबिटेन, डेसिबिटेन, फोर्थ डेसिबिटेन, ये भी आपके HbF को इंक्रीज कर सकता है। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट अमूमनतः ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूज कराया जाता है। इसके अलावा रूटीनली जो हम देते हैं वो क्या देते हैं, चूंकि इसमें मैक्रोसाइटिक होता है तो मैक्रोसाइटिक के नतीजे में हम क्या देते हैं, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड रेगुलर तौर पे चलाते हैं। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट कहते हैं हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अमूमनतः हमारे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है नहीं। कुल इंडिया में 7-8 सेंटर है जहाँ पे ये पॉसिबल है, लेकिन 7-8 सेंटर पे जो है एक तो रस बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा है। मिनिमम आप इसके लिए 50 लाख मान के चले, मिनिमम 50 लाख मान के चले, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए 50 लाख मान के चले। नेक्स्ट थिंग क्या हो जाती है, आपका मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटर करते रहना है। क्या क्या मॉनिटर करते रहना है, yes. देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने पे अमूमनतः
रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर बोन मैरो के अपने कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट लाइफ लॉन्ग लेना होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है हमें ऐसे मरीजों का जिसमें उसका HB, PCV और रेटिकुलोसाइट काउंट असेस करते रहना पड़ता है। HB, PCV एंड रेटिकुलोसाइट काउंट असेस करते रहना पड़ता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसको भी असेस करते रहना पड़ता है। किडनी और स्प्लीन के साइज को भी असेस करते रहना पड़ता है। लीवर एंड स्प्लीन के साइज को भी हमें असेस करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट एंड द till the current time, last therapy is the gene therapy. Gene therapy. ठीक है, तो लास्ट थिंग इज द जीन थेरेपी। अब यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है। वो नोट करने लायक क्या बात है कि अमूमन इस केसेस में सिकल सेल डिजीज में स्प्लीनोमेगाली जो होता है वो 5 साल के अंदर ही डेवलप हो जाता है। वो 5 साल के अंदर ही डेवलप हो जाता है। अगर किसी को 5 साल के उम्र के बाद डेवलप हुआ है, अगर किसी को 5 साल के उम्र के बाद डेवलप हुआ है तो मे बी के वो लिंक्ड होगा साथ में सिकलिंग के साथ साथ थैलेसीमिया से। मे बी वो सिकलिंग के साथ साथ लिंक्ड हो सकता है थैलेसीमिया से। ओके, तो ये बेसिक हमारा यस सर। ये हमारा बेसिक मैनेजमेंट हो गया। आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग थैलेसीमिया पढ़ेंगे। ओके, सर आपने बोला कि इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, तो सर बहुत सारे डिजीज में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं, तो सर इम्यूनोसप्रेसेंट होता है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है ना आगे के लिए? अगर लॉन्ग टर्म देते तो कहता ही है। अभी जैसे कोविड चल रहा है, कोविड में यस सर। एक नहीं 2 से 3 इम्यूनोसप्रेसेंट की जरूरत पड़ती है। जो सेवियर कॉम्प्लिकेटेड केस है, जो कि आप लोग न्यूज और ये सब में भी देखे होंगे कि वेंटिलेटर लोग चिल्ला रहा है कि वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है और वेंटिलेटर इतना मौजूद नहीं है। तो ऐसे सेवियर कॉम्प्लिकेटेड केस जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सीपैप मोड में हो, बाईपैप मोड में हो या कंप्लीट कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन में हो, तो वैसी सूरत में क्या होता है कि हम कोविड के केसेस में डबल देना पड़ता है हमें इम्यूनोसप्रेसेंट। सबसे पहला तो मॉडरेट टू सेवियर केस में, जैसे मॉडरेट केस में भी आए तब तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं। यस सर, तो कैसे इसका तो साइड इफेक्ट होता होगा ना, क्योंकि इम्यून को सप्रेस कर देता है, तो और भी डिजीज होने के चांसेस होते होंगे। पता है कि फिर उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और दूसरा जो ड्रग्स रिकमेंडेड है कोविड में, एजिल्टोमाब ईच इंजेक्शन कॉस्ट 40,000 रुपीज INR। यस चलो, तो एक आदमी दोनों में के, यानी कि जूम पर भी जो लोग हैं और गूगल मीट पे भी जो लोग हैं, एक आदमी मुझे अटेंडेंस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए।
यस और सर कौन कौन से डिजीज में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें दिया जाता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसके अलावा जितना भी आपको ये है ऑटोनोमिक स्टिमुलेशन मिल रहा है एंटीबॉडी को, वैसी सूरत में भी दिया जाता है। चाहे वो आपको कैंसर है, चाहे आपको रूमेटिक डिजीज है, चाहे आपको एसएलई है, चाहे आपको हॉजकिंस डिजीज है, चाहे आपको अननोन क्रोनिक सेवियर एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन वाली डिजीज है जैसे कोविड, सब में दिया जाता है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, रिकॉर्ड कर लिया किसी ने? यस सर। ओके चलो, यस सर। हाफिज।